लाइटर को टुवर्ड द सेंटर ऑफ प्लेनेट एक एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस क्यों होता है? कोई एक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना दैट प्लेनेट की। दैट प्लेनेट का मीनिंग क्या होगा? दैट प्लेनेट में मैं कोई भी प्लेनेट समझ सकता हूँ, आइदर अर्थ और मून और जुपिटर और वेनस, कुछ भी मैं समझ यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं एक डिफाइनाइट प्लेनेट की मैं बात करूंगा, लाइक अ जुपिटर, तो जुपिटर उसके लिए सेम मास 1 किलोग्राम का मास, अगर मैं उसको जस्ट फ्री फॉल प्रोवाइड करूंगा, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट प्लेनेट दैट इज जुपिटर, उसके अंदर जो भी एट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर बात करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट को अगर मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर रिपीट कर रहा हूँ तो सेम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग आएगा। अगर क्रिकेट मैच की बात करते हैं, क्रिकेट मैच अगर यहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की यहाँ पे चल रही है, सेम सेम ग्राउंड, लेकिन अगर मून की सरफेस के ऊपर सेम क्रिकेट मैच को मैं खिलाऊंगा तो क्या होगा? वहां पे बाउंड्री की डिस्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। वाई? बिकॉज बॉल तो सेम है ना, आदमी भी सेम है। आदमी एक डिफाइनाइट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू का फोर्स तो एक्सर्ट कर ही नहीं सकता। तो उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी किसकी है? दैट प्लेनेट की। तो दैट प्लेनेट उसका यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे हम ये चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। मास निकाल दो। टोलेमी। बस प्लीज वेट, प्लीज वेट। क्या लिखा क्या है यहाँ पे? ये लोग क्या समझाना चाहते हैं? ये थियरी उसको बोला जाता है जियो सेंट्रिक थियरी। सेंटर में क्या होना चाहिए? सेंटर में जियो यानी अर्थ। पहले ऐसा माना जाता था, पहले ऐसा माना जाता था कि सेंटर में अर्थ है और दूसरे प्लेनेट अर्थ के रीजन में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, मून अर्थ के करीब घूम रहा है, सन भी अर्थ के करीब घूम रहा है, जुपिटर भी अर्थ को सेंटर में एक तरह से घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। आगे दूसरा कोई भी प्लेनेट तुमको याद आता है तो तुम यहाँ पे वीनस या कुछ भी आगे लिख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन सेंटर में क्या है? अर्थ है। दिस इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थियरी। यहाँ पे ये पहले क्या माना जाता था उसको यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ऐसा जरूर नहीं है ये सही है, ये सही नहीं है। आगे। कोपरनिकस। बस प्लीज वेट। उसमें क्या यहाँ पे समझा है, करेक्शन बाद में किया गया कि नहीं ये थियरी गलत है। कौन सी थियरी? जियोसेंट्रिक थियरी, जिसके अंदर माना जाता था
अलग अलग प्लैनेट और उसको सेंटर में रख के रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा माना जाता था। बाद में उसको कनेक्ट किया गया कि सेंटर में अर्थ नहीं है, सेंटर में सन है। सेंटर में अगर सन है तो सराउंडिंग ऑर्बिट के अंदर अर्थ, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, उसके अलावा जितने भी प्लैनेट है सभी प्लैनेट सन को सेंटर में रख के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये भी याद रखना, आगे का जो मॉडल था जियोसेंट्रिक थियरी, उसको करेक्ट किया गया। सेंटर में क्या था, सेंटर में हमने माना था कि सेंटर में अर्थ था, लेकिन ये थियरी को करेक्ट बाद में की गई कि नहीं, सेंटर में अर्थ नहीं होता, सेंटर में सन होता है और दूसरे प्लैनेट सन को सेंटर में रख के रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये हेलियोसेंट्रिक थियरी। लेकिन यहाँ पे भी स्लाइड करेक्शन है, बाद में आने वाला है आगे। मैं बोल रहा हूँ, these three laws of Kepler can stated as follows. Number one, laws of orbit. All planets move in elliptical orbit with the sun situated at one of the foci. फोसाई क्या है? पहले तो अलग शेप का नाम है एलिप्स। एलिप्स का शेप ऐसा होता है, ये एलिप्स का शेप है, ये सर्कल का शेप है। अभी तक ऐसा माना जाता था सेंटर में अर्थ है, फर्स्ट थियरी जियोसेंट्रिक थियरी। बाद में उसको करेक्ट किया गया, नहीं, सेंटर में अर्थ नहीं, सन था और दूसरे प्लैनेट उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहे थे। ये दो अलग अलग थियरी के बारे में अभी तक पढ़ा दिया। बाद में ये दोनों थियरी को बाद में करेक्ट किया गया और ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि ये शेप के अंदर सभी प्लैनेट घूमते हैं। कोई भी प्लैनेट के बारे में बोलो, मून हो या दूसरा कोई भी, तो ये सभी प्लैनेट ऐसी ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। तो ये जो शेप है उसको एलिप्स बोलते हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर और ज़्यादा डिटेल में, स्ट्रेट लाइन उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक्सिस उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए से डिनोट करता हूँ और यहाँ पे सामने पॉइंट ए डैश से डिनोट करता हूँ, तो लाइन सेगमेंट ए डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बी से डिनोट करता हूँ और सामने यहाँ पे पॉइंट बी डैश यहाँ से उसको डिनोट करता हूँ, तो लाइन बी डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। तो इतना डिस्टेंस आएगा यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस दे, यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस सपोज ए, यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस सपोज ए, डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ये टेक्निकली तुमको पहले समझना तो पड़ेगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू 2a, ए प्लस ए, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस, इतना डिस्टेंस सपोज भी आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना डिस्टेंस, तो इतना भी डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b। ओके, अब सन का सेंटर में तो सन ही है, तो उसके फोकस, दो फोकस को प्लूरल फॉर्म में हम बोलेंगे फोसाई। या तो यहाँ पे होगा सन, उसको मैं फोकस बोलूँगा, या तो यहाँ पे होगा। अपनी गैलेक्सी के अंदर एक ही सन है, अपनी गैलेक्सी के अंदर तो एक ही सन है,
फोकस फोसाई दो है, या तो ये पोजीशन के ऊपर या तो ये पोजीशन के ऊपर, यानी इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये प्रॉपर्टी है किसकी? एलिप्स की प्रॉपर्टी है। ये एलिप्स की प्रॉपर्टी तुमको याद रखनी पड़ेगी। उसके कोऑर्डिनेट टेक्निकली ए ही जीरो होता है, ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे ये तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। तुमको यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखने का है, सन यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे इतना याद रखने का है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगर सन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा। तो ये तुम्हारा फोकस हो गया है। ये दो पॉसिबिलिटी के बारे में तुमको यहाँ पे याद रखने का है। कोई भी प्लैनेट अगर तुमको याद आ रहा है तो ये प्लैनेट ऐसी ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, ऐसी ऑर्बिट के अंदर। दूसरा कोई प्लैनेट अगर लार्जर डिस्टेंस मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है तो ऐसी ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। और ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई प्लैनेट बिलोंग कर रहा है तो और बड़ी ऑर्बिट के अंदर, ज्यादा बड़ी एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर वो घूमेगा। वो कैसे घूम रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस कितना है सन एंड दैट प्लैनेट, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोसाई। या तो सन यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। आगे लिखा है ओके, sun situated at one of the foci of the ellipse. This law, अब यहां से आगे पढ़ो, तुम पढ़ो आगे, राइट साइड के ऊपर। दिस लॉ वाज दो मिनट। लॉज ऑफ एरिया मैं पढ़ रहा हूँ। बस प्लीज वेट। ये एलिप्स, एलिप्टिकल पाथ, हमको पता है या तो सन अगर यहाँ पे बिलोंग करता है तो यहाँ पे नहीं होगा। उसके दो फोकस तो हमको पता ही है। तो ये planet के बारे में हम देखते हैं। तो एक प्लैनेट अगर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो पहले t=0 टाइम के ऊपर प्लैनेट यहाँ पे था। बाद में सर्टेन टाइम के एंड के बाद, सर्टेन टाइम यानी 1 आवर या दूसरा कोई भी टाइम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पी डैश पॉइंट के ऊपर। एरिया कितना स्वैप्ट होगा? एरिया इतना बनेगा। किसके हिसाब से? फोकस एस के हिसाब से। t=1 आवर टाइम ड्यूरेशन के अंदर एरिया बन रहा है, यूनिट टाइम के अंदर 1 आवर टाइम यूनिट टाइम के अंदर एरिया बन रहा है ट्राइंगल पी डैश एस पी, इतना एरिया बन रहा है। थोड़े टाइम के एंड के बाद मैं देखूंगा तो ये प्लैनेट घूमता हुआ है ऐसे, ये सर्कुलर ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूम रहा है। तो अपनी ये पोजीशन छोड़ने के बाद 1 घंटे के बाद वो यहाँ पे आ गया था। मान लेते हैं 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? सपोज P1 पॉइंट के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे 5 घंटे के टाइम के एंड के बाद, 5 घंटे का टाइम 5 आवर, लेकिन 5 आवर के बाद 1 आवर का टाइम मैं ऐड करूंगा। मैं ऐड किया
तो उसके अंदर यहाँ से लेकर प्लैनेट यहाँ पे आ जाता है P2.2। तो अब यहाँ पे एरिया कितना बनेगा, इतना। 1 घंटे के अंदर एक ही प्लैनेट की मैं रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सिंगल प्लैनेट। एक प्लैनेट की अलग अलग पोजीशन यूनिट टाइम के ऊपर मैंने दिखाई है। 1 घंटे के टाइम के अंदर एस सन के हिसाब से, सन की पोजीशन के हिसाब से 1 घंटे में इतना एरिया कवर होता था। थोड़े ज्यादा टाइम के एंड के बाद अगेन मैंने यूनिट टाइम यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे यूनिट टाइम यानी 1 घंटे का टाइम मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये 1 घंटे के टाइम के एंड अब बन रहा है, इतना एरिया बन रहा है। तो ये एरिया और ये एरिया को मैं कंपेयर करूंगा तो ये दोनों एरिया सेम आएंगे। समझ में आ रहा है? यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर प्लैनेट की डिफरेंट पोजीशन, दिस इज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। उसको एस के हिसाब से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो जो भी एरिया बन रहा है वो एरिया यहाँ पे और यहाँ पे सेम बनेगा। यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया है, लॉ ऑफ एरिया। फिर से पढ़ो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, लॉ ऑफ एरियाज। This law comes from the observation that planets appear move slower when they are farther from the sun than they are nearer. ओके, यानी यूनिट टाइम में यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया, ये दोनों एरिया की सेम आने वाली। अब आगे बढ़ो। बस प्लीज वेट। एक प्लेनेट यहाँ से मान लो, यहाँ से सन के हिसाब से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। सन यहाँ पे है, तो यहाँ से घूमकर वापस ये पोजीशन के ऊपर वापस यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने ये प्लेनेट घूम जाए तो कितना टाइम लगेगा? वो 365.25 डेज। हमने पढ़ लिया, ये तो पता है ना। यहाँ सन के हिसाब से अपनी जर्नी है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करके वापस जब यहाँ पे आ जाता है तो 1 सोलर ईयर कंप्लीट हो जाता है, ये हमको पता है। और 1 सोलर ईयर टाइम कितना जाता है? 365.25 डेज। कितना टाइम जाता है? सेम टाइम जाएगा। अगर दूसरा मैंने प्लैनेट सिलेक्ट किया है तो नहीं, सेम टाइम नहीं जाएगा। तो कितना टाइम जाएगा? ज़्यादा या कम टाइम हो सकता है। ये टेबल के अंदर पेज नंबर 185 के ऊपर टेबल के अंदर यहाँ पे लिखा है। अगर मर्क्यूरी सोचते हैं तो ए की वैल्यू, ए यानी स्मॉल ए यानी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, स्मॉल ए की वैल्यू, कैपिटल टी उसके ऊपर फोकस करो। मर्क्यूरी की वैल्यू अर्थ के लिए सामने 1 लिखा है, थर्ड रो के अंदर अर्थ के लिए 1 लिखा है, यानी अर्थ की वैल्यू, पीरियोडिक टाइम की वैल्यू 1 सोलर ईयर है। तो कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर लाओ। हाँ, अगर मैंने प्लैनेट, मैं बोलूँ ये उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। अगर मैंने प्लैनेट मर्क्यूरी सोचा है तो पीरियोडिक टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 0.24। तो सॉल्व करो, कितना? 1 सोलर ईयर के बारे में हम 365.25 डेज बोल रहे थे, यानी 365.25 डेज को 0.24 से मल्टीप्लाई करो। इतने डेज में 1 सोलर ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्लैनेट मैंने मर्क्यूरी सोचा है तो 87 पॉइंट समथिंग डेज में 1 सोलर ईयर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और आगे दिखते हैं। विनस, विनस के लिए वैल्यू लिखिए 0.615, मल्टीप्लाई करो 0.615 मल्टीप्लाई बाय 365.25 डेज, वैल्यू कितनी आती है? 224 पॉइंट। हाँ, तो इतने डेज में
अगर मैंने प्लैनेट मर्क्यूरी सॉरी वीनस मैंने सोचा है, तो ये वीनस की सरफेस के ऊपर इतने डेज में 1 सोलर ईयर कंप्लीट हो जाएगा। केस नंबर 3, अर्थ के बारे में तो हमको सब कुछ पता ही है। अर्थ को स्टैंडर्ड प्लैनेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नंबर 4, मार्स। मार्स के लिए लिखा है 1.88। 1.88 मल्टीप्लाई बाय 365.25 डेज करो। एग्जैक्टली इतने टाइम में, इतने डेज में 1 सोलर ईयर कंप्लीट होगा अगर मैंने प्लैनेट मार्स प्लैनेट सोचा है तो। जुपिटर, कैपिटल टी की वैल्यू 11.9 मल्टीप्लाई बाय 365.25 डेज। बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल हो गया, डेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है। ऐसे हम यहाँ पे आगे उसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ो। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। कौन सा? आगे का चैप्टर जो टेस्ट कंप्लीट हो गया उसके अंदर हमने देखा था dA/dt इक्वल टू, हमने प्रूव किया था क्या कांस्टेंट क्या है, लेकिन फिजिकल टर्म क्या आती थी? हाँ, एंगुलर मोमेंटम L अपॉन L/2m। L इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, m इक्वल टू मास। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉपिक याद आ रहा है? तो उसके अंदर हमने पढ़ा था dA/dt इक्वल टू L/2m। इट मीन्स dA/dt यानी एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। कोई भी अलग अलग प्लैनेट हम सेलेक्ट करेंगे तो भी उसकी एरियल वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ओके, आगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले मैं बात करूंगा स्केलर रिलेशन। उसके लिए स्केलर रिलेशन मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वेक्टर r1 फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2। सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वेक्टर r2 फ्रॉम द ओरिजिन। तो यूनिवर्स के अंदर ये लॉ एट्रैक्टिव लॉ है, एट्रैक्टिव इन नेचर, यानी ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स ही प्रोड्यूस होता है। यानी एक m1 मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और दूसरा m2 मास वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और दोनों के बीच में अगर r जितना डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर का ही फोर्स प्रोड्यूस होता है। एक ही टाइप का ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हम बोलते थे। लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा बोलते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो तुम यहाँ पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऐसे भी तो यहाँ पे सोच सकते हो, ये m1 मास का पार्टिकल और ये m2 मास का पार्टिकल, उसका मास मान ले रहे हैं 60 किलोग्राम है, उसका मास मान ले रहे हैं 70 किलोग्राम।
दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस है ऐसा मान लेते, तो क्या ये दोनों के बीच में भी एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। यूनिवर्स के अंदर ये दोनों के बीच में भी एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन चेतन ऐसा बोलेगा सर मुझे फील होता ही नहीं है, लेकिन कम फोर्स प्रोड्यूस होता है इसीलिए उसको फील नहीं हो रहा है। ये भी ऐसा बोलेगा सर मुझे फील तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स की वैल्यू है, बाद में एक न्यूमेरिकल आएगा, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे और ज़्यादा क्लियर होगा तुमको, तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि देखो ये जो फोर्स है वो कितना कम फोर्स है। ये बैठ रहा है तो उसको पता है सर मैं तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्सपीरियंस करता हूँ, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स इन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर के हिसाब से ही फोर्स मैं फील कर रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से कोई भी फोर्स फील नहीं कर रहा हूँ। ये भी ऐसा ही बोलेगा, नहीं सर मैं बैठा हूँ ना वो ग्रेविटी के सपोर्ट में बैठा हूँ, मैं ग्रेविटी के सपोर्ट से ही बैठा हूँ। अगर मैं ग्रेविटी के सपोर्ट से बैठा हूँ तो मैं सिर्फ एक ही फोर्स को एक्सपीरियंस करता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दूसरे यानी ये फोर्स उसकी वैल्यू की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये फोर्स काम तो यूनिवर्स में काम तो करता ही है, तो काम करता है तो ये फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। दिस फोर्स एफ attractive force between the two objects of different masses m1 and m2 separated by distance r is given by f directly proportional to product of their masses m1 into m2। यानी उसका मास और उसका मास ज्यादा होगा तो ये दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रोटॉन